कल की क्लास में हम लोगों ने इतिहास से संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर विस्तार से चर्चा की थी। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए मैंने वीडियो को दो पार्ट में डिवाइड कर लिया है। आज की क्लास में हम बचे हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर चर्चा करने वाले हैं और मैं आशा करता हूं कि कल की क्लास में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं वो आपके काम आ रहे होंगे। कल की ही तरह आज भी हम केवल जरूरत पड़ने पर ही एडिशनल फैक्ट पढ़ेंगे, अन्यथा प्रश्न का उत्तर पढ़कर हम स्लाइड को आगे बढ़ा देंगे जिससे हमारा समय बचे। बचे हुए प्रश्नों में आज का पहला प्रश्न है, वास्को डिगामा भारत कब आया? इसका सही आंसर है 1498 में आया। अगर कोई तारीख पूछे तो 20 मई बता देना। ऐसा मानते हैं कि वास्को डिगामा को भारत को खोजने का श्रेय दिया जाता है। अब भारत को खोजने का अर्थ है यूरोप से भारत के बीच में जो समुद्री मार्ग था वो वास्को डिगामा ने ही खोजा था। भारत में किस राज्य में आकर ये उतरा था? उतरने का मतलब पानी का जहाज आकर रुका था तो केरल में। केरल में भी एक विशेष जगह याद रखना, कालीकट। कालीकट केरल का बंदरगाह था। तब यहाँ के शासक जमोरिन हुआ करते थे, तो इस हिसाब से वास्को डिगामा का स्वागत जमोरिन के द्वारा किया जाएगा। अब चूंकि ये व्यापारी था तो भारत के साथ व्यापार करना चाह रहा था, तो ऐसा मानते हैं कि मसालों के व्यापार के लिए संधि का प्रस्ताव रखा था वास्को डिगामा ने भारत के सामने। फिर जैसे जैसे ये पुर्तगाली मजबूत होते चले गए, इन्होंने भारत पर अपनी राजनीतिक पकड़ बनाना शुरू की और पहला गवर्नर जो पुर्तगाल का था वो भारत में आया था, उसका नाम था फ्रांसिस्को अल्मीडा। अब यहीं से प्रश्न उठा लेना कि भारत आने वाला पहला पुर्तगाली गवर्नर, तो आंसर है अल्मीडा, फ्रांसिस्को अल्मीडा। इसकी विशेषता यह है कि इसने ब्लू वाटर पॉलिसी लॉन्च की थी। ब्लू वाटर का मतलब नीला पानी, और इसका संबंध हिंद महासागर से है। इस पॉलिसी में यह प्रस्ताव थे कि कैसे पुर्तगालियों के व्यापार को हिंद महासागर में और अधिक मजबूत किया जाए। फिर पुर्तगालियों के बाद भारत में आते हैं डच 1595 में। डच दूसरे यूरोपीय थे पुर्तगालियों के बाद जो भारत आए व्यापार के लिए। डच वो लोग होते हैं जो नीदरलैंड, जिसका दूसरा नाम हॉलैंड में रहते हैं, यानी हॉलैंड या नीदरलैंड देश के निवासियों को डच कहते हैं। 5 साल के बाद, डच के 5 साल के बाद यानी 1600 ईस्वी में अंग्रेज आए और इन्होंने भारत में आके ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की और ये सबसे लंबे समय तक हमारे पास या हमारे ऊपर शासन करने लगे। इसके बाद डैन आते हैं 1616 में और सबसे लास्ट में आते हैं फ्रेंच। फ्रेंच का मतलब फ्रांसीसी। तो यहां से प्रश्न उठेगा, सबसे पहले आने वाले यूरोपीय कौन थे? पुर्तगाली। सबसे लास्ट में आने वाले कौन थे? फ्रांसीसी। सबसे लंबे समय तक किसने शासन किया? तो ब्रिटिश ने। क्लियर है? अगला प्रश्न है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहां थी? ऐसे प्रश्नों में अंडरलाइन जरूरी है। उसने पूछा है प्रारंभिक दौर में, यानी शुरुआत में कहां बनाई थी? तो इसका सही आंसर है शुरुआत में सूरत में बनाई गई थी, पर बाद में फिर बॉम्बे की तरफ शिफ्ट कर दी गई। तो शब्दों पर ध्यान रखना है आप लोगों को। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित कर दिया गया था? तो इसका सही आंसर है सर जॉन चाइल्ड। मैं नहीं लगाता सर पर, जॉन चाइल्ड। क्यों इसको निष्कासित कर दिया गया था, पॉइंट समझना। जब औरंगजेब का शासन था तो मुंबई और पश्चिमी क्षेत्र से होकर मक्का और मदीना के लिए लोग जाते थे हज यात्रा के लिए, और इसने क्या किया कि उस मुगल साम्राज्य के उन लोगों को डेरा डालकर घेर लिया और उनको जाने से रोका। ये खबर जब औरंगजेब को लगी तो वो तो सम्राट थे उस समय, तो उन्होंने फिर इसको निष्कासित करने के प्रोसेस शुरू कर दी। फिर बाद में सॉरी और ही मांगा, फिर वो एक लंबी कहानी है। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया? अब ये समझना आप मेरी बात को कि जो ब्रिटिश थे वो 1600 ईस्वी में आते हैं और धीरे धीरे अपने पैर पसारते हैं, और एक युद्ध होगा 1757 में 23 जून को, और इस युद्ध का नाम है प्लासी का युद्ध। ये जो पैर पसार रहे थे 1600 ईस्वी से पैर पसारना शुरू किए 1757 तक, इनकी इतनी हिम्मत हो गई थी कि इन्होंने कब्जा करना शुरू कर लिया। पर कब्जा करने के दौरान कई सारे शासक थे जो इनकी मनसा पर पानी फेर रहे थे, तो इन्होंने उन शासकों को आपस में लड़ाया, लालच दिया और एक युद्ध जीता जिसे नाम दिया गया प्लासी का युद्ध। यह युद्ध हुआ था 23 जून 1757 में। कुछ विचारक मानते हैं कि यह अंग्रेजों की कूटनीतिक विजय थी,
यह सैनिक विजय नहीं थी, कूटनीतिक विजय थी। कूटनीतिक का मतलब है साम दाम दंड भेद। तो इन्होंने कुछ लोगों को लालच दिया और इस लालच में आकर जो सिराजुद्दौला था, बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला, उसके जो सबसे प्रमुख सैनिक थे वो उसके विरोध में आ गए, उन्होंने गद्दारी कर ली। शायद नहीं तो वो युद्ध नहीं हारता। तो इस लालच में 3 लोग आ गए थे। मीर जाफर, इन्होंने गद्दारी की। इन्होंने भी गद्दारी की। तो इन 3 लोगों ने गद्दारी की। अच्छा, तो ये युद्ध लड़ा किसके बीच में गया था? युद्ध लड़ा गया था अंग्रेजों के खिलाफ। अंग्रेज वर्सेस बंगाल का नवाब। उस समय बंगाल का नवाब हुआ करता था सिराजुद्दौला। कौन हुआ करता था? सिराजुद्दौला। देखिए, सिराजुद्दौला और शुजाउद्दौला में दोनों में अंतर है, फर्क समझना। शुजाउद्दौला अवध का नवाब है, सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब है। और अंग्रेजों की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव, इन दोनों के बीच में लड़ाई हुई। हालांकि अगर सैनिक से सैनिक लड़ते, बेईमानी नहीं करते, तो शायद अंग्रेज हारते और हमारे भारत की तस्वीर कुछ और होती, कुछ अच्छे प्रभाव पड़ते, कुछ गंदे। अगर अंग्रेज उस समय भारत से हार के चले जाते या पैर नहीं पसार पाते तो भारत में जाति व्यवस्था और भी खतरनाक रूप में हमें दिख रही होती। पर दूसरा फायदा ये होता कि शायद हिंदू मुस्लिम भारत में नहीं हो रहा होता, शायद, मेरे हिसाब से, ये मेरे खुद के अनुमान है। तो प्लासी का युद्ध कब हुआ? 23 जून 1757 में। कूटनीतिक विजय थी, लालच में आ गए थे और गद्दार बन गए थे सिराजुद्दौला के टीम में मीर जाफर, यार लतीफ, राय दुर्लभ। पर कुछ लोग साथ भी थे, जैसे मीर मदन, ये तो बेचारे शहीद ही हो गए थे मैदान में, और एक मोहनलाल, इन्होंने सिराजुद्दौला का साथ दिया था। अब युद्ध का परिणाम तो हार थी, वो तो क्लियर है। बक्सर का युद्ध हुआ था सन 1764 में। और बक्सर के युद्ध के बारे में मानते हैं कि जैसे प्लासी का युद्ध कूटनीतिक विजय थी, वहीं बक्सर का युद्ध एक सैनिक विजय थी। और ऐसा मानते हैं कि प्लासी का युद्ध एक निर्णायक युद्ध था, जिसने ब्रिटिश के प्रभुत्व को स्थापित किया, यानी ये प्रारंभिक निर्णायक युद्ध था। जबकि बक्सर का युद्ध सबसे बड़ा निर्णायक युद्ध था, कि बक्सर के बाद तो अंग्रेज एकदम चौड़े हो गए फैल के। प्लासी में तो थोड़े बहुत दबके भी रह रहे थे, बक्सर के बाद एकदम खुल के आ गया, अब उन्हें रोकने वाला कोई नहीं था। मैसूर की तीसरी लड़ाई हुई थी सन 1790-92 के बीच में, और इसमें टीपू सुल्तान की हार हुई थी। और यह जो युद्ध था ये आंग्ल मैसूर युद्ध के नाम से जाना जाता है, तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध। और चौथे जो आंग्ल मैसूर युद्ध होगा सन 1799 में, उसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाएगी। जबकि 1857 का स्वतंत्रता संग्राम तो सबको मालूम है, तो हम इस पर आगे बात करेंगे। इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत पर प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता बताइए। अब प्रश्न पूछ रहा है प्रथम निर्णायक। ऑप्शन में 1757 और 1764 दोनों दिए गए हैं। 1764 में कौन सा हुआ था? बक्सर का युद्ध। और 1757 में कौन सा हुआ था? प्लासी का युद्ध। अब प्रथम निर्णायक कौन होगा? जो पहले होगा, इस हिसाब से प्लासी। पर सर्वाधिक निर्णायक पूछ देते तो बक्सर का युद्ध। पानीपत के 3 युद्ध हुए, 1526 में, 1556 में, 1761 में। 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, 1556 में अकबर और हैमू के बीच में, 1761 में मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। ये पॉइंट आपको याद रखना है। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 में महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में, तो ये पॉइंट आप याद रख सकते हैं। प्लासी का युद्ध लड़ा गया था, कब लड़ा गया था प्लासी का युद्ध? 1761 में कौन सा युद्ध लड़ा गया था? पानीपत का तीसरा युद्ध। किसके बीच में था? अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में। 1757 में कौन सा युद्ध लड़ा गया था? प्लासी का युद्ध। किसके बीच में था प्लासी का युद्ध? तो रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में। एक बात और याद रखना, जो 1764 में बक्सर का युद्ध लड़ा गया था, इस बक्सर के युद्ध का हेक्टर मुनरो ने नेतृत्व किया था। किसके विरुद्ध नेतृत्व किया था? तो याद रखना, मीर कासिम। दूसरा अवध का नवाब था शुजाउद्दौला।
ये अवध का नवाब हुआ करता था। और शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय है मुगल से संबंधित। तो हम ये कह सकते हैं कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेज और मुगलों के बीच में युद्ध हुआ, क्योंकि मुगल ही मेन थे उस समय। पर इन 3 लोगों को हराया था और इसका नेतृत्व किया था हेक्टर मुनरो ने। 1565 में तालीकोटा का युद्ध हुआ था। और ये जो तालीकोटा का युद्ध था, यह हुआ था विजयनगर साम्राज्य वर्सेज संयुक्त प्रांत। इस संयुक्त प्रांत में कौन थे? अहमदनगर था, बीदर था, गोलकुंडा था। याद रखना, इस संयुक्त प्रांत में बरार इनके साथ शामिल नहीं था। उस समय विजयनगर के शासक थे सदाशिव राव, सदाशिव राय थे, और इनके मंत्री थे राम राय, जिनकी इसमें मृत्यु हो जाएगी। और 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध होगा, याद रखना है, महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? मैंने बताया था बक्सर का युद्ध सन 1764 में होगा। उस समय दिल्ली के शासक शाह आलम द्वितीय होंगे। पर इसके अलावा मीर कासिम और अवध का नवाब शुजा-उद-दौला भी हारेगा। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए? तो इसका सही आंसर है सन 1799 में, जब चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। 1857 में क्रांति हुई थी, सबको मालूम है। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। और 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी, जो अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में हुई थी। रणजीत सिंह का संबंध किस मिसल से है? खालसा पंथ की जब स्थापना हुई थी तो 12 मिसल बनाए गए थे, उसमें रणजीत सिंह का संबंध सुकर चकिया मिसल से माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया? तो इसका सही आंसर है वारेन हेस्टिंग। कुशासन के आधार पर यह महाभियोग का मुकदमा ब्रिटिश सरकार ने चलाया था। हालांकि बाद में इसको यह कहते हुए बरी कर दिया गया कि इसने जो भी कुकर्म किए हैं वो स्वयं हित में ना करते हुए प्रशासन के हित में किए हैं। कुछ इस प्रकार के बेतुके तर्क देकर इसको माफ कर दिया गया। अपना दही कोई खट्टा नहीं बताता साहब। और भी जो गवर्नर जनरल हैं, जो भी हैं, इनके बारे में थोड़ा सुन लो। लॉर्ड लिटन के समय 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट आया था। ये क्या है एक्ट? इसके बारे में मुझे कमेंट करके बताइए। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल में स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था की थी। और लॉर्ड वेलेस्ली के समय ही 1799 में चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, जिसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई? वारेन हेस्टिंग। ये तो रेगुलेटिंग एक्ट लेके आए थे सन 1773 में। लॉर्ड कर्जन, इन्होंने तो बंगाल का विभाजन किया था 1905 में। लॉर्ड विलियम बेंटिंग, बिल्कुल सही है, 1829 में इन्होंने सती प्रथा के उन्मूलन के लिए बहुत बड़ी भूमिका निभाई। पर अकेले नहीं कर सकते थे, तो इन्होंने राजा राम मोहन राय का साथ लिया। राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर बंगाल में इन्होंने शुरू किया सती प्रथा को अंत। नहीं, होता क्या था कि जब कोई व्यक्ति मर जाता था और उसकी पत्नी को उसकी उसी पति के साथ उसकी अर्थी में जला दिया जाता था, जो कि गलत था। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने इतना बड़ा प्रोसेस किया और उसमें राजा राम मोहन राय का बहुत बड़ा योगदान था। पर यह पूरे भारत में लागू नहीं था। भारत में लागू होने के लिए बंगाल के अलावा मुंबई, जिसे बंबई कहते थे तब, और मद्रास की प्रेसिडेंसियों में भी लागू होना चाहिए था। तो इसके लिए एक बंगाल सती विनियम अधिनियम लाया गया था 1829 में। उसकी धारा 17 में यह कहा गया कि यह मुंबई और मद्रास में भी लागू होगा। लॉर्ड कैनिंग कौन है? इसी के समय 1857 का क्रांति हुआ था। ये पॉइंट आप याद रख सकते हैं। विलियम बेंटिंग के द्वारा सती प्रथा किस वर्ष समाप्त की गई? 1820 में वारेन हेस्टिंग के समय रैयतवाड़ी व्यवस्था शुरू की गई थी। आप ये पॉइंट याद रख सकते हैं। 1829 में सती प्रथा का अंत हुआ था, या शुरुआत की गई थी अंत की, विलियम बेंटिंग के समय। 1854 में वुड डिस्पैच लाया गया था डलहौजी के द्वारा, है ना। डलहौजी की हड़प नीति जरूर पढ़ के जाना एग्जाम में। और 1885 में जब उस समय डफरिन हुआ करते थे गवर्नर जनरल, उन्हीं के समय में कांग्रेस की स्थापना हुई थी, एयू यून के द्वारा की गई थी। वो भारतीय नहीं थे, ये ध्यान रखना।
इनमें से किस गवर्नर जनरल ने सबसे पहले, पॉइंट अच्छा है, पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था मुसलमानों को जीतने व उन्हें कांग्रेस के विरुद्ध करने के लिए इस्तेमाल की गई। यहां से शुरू हो जाता है हिंदू मुस्लिम का जहर। तो अंग्रेजों ने ये जहर हमारे भारत में डाला है और यह जहर अच्छे से फल फूल रहा है और इसको पानी दे रहे हैं हमारे भारत के अनपढ़, गंवार और भ्रष्ट नेता। आप उठाकर देख लो इतिहास, किसी भी दंगे में कोई नेता, उसकी फैमिली, उसके बच्चे की मृत्यु नहीं होती। ऐसा क्या है कि दंगे में केवल एक आम आदमी मारा जाता है? हमारे अंदर इतना जहर भर चुका है एक दूसरे के प्रति कि वो जहर ये भारत को खा ही जाएगा और खा भी रहा है। क्या करना है, मुझे तो 60 साल जीना है, मेरी 35 साल उम्र हो गई है, 25 और जीऊंगा, साला काहे मैं टेंशन ले रहा हूं। लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल विभाजन किया। डफरिन के समय 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई। ओडिंग के समय पहला आंग्ल सिख युद्ध हुआ। और लॉर्ड मिंटो, याद रखना ये सेकंड लिखा है, लॉर्ड मिंटो जो फर्स्ट है उसमें अमृतसर की संधि हुई थी, ये सेकंड वाले भैया बहुत खतरनाक है। मार्ले मिंटो सुधार आपने सुना हो तो ये दूसरे संबंधित है, पहला नहीं है। 1909 में हुआ था, इसी मार्ले मिंटो सुधार में ये व्यवस्था की गई थी, क्योंकि इससे पहले 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई थी। और 1907 के आसपास अगर आप लोगों को मालूम हो, सूरत अधिवेशन में बंगाल कांग्रेस का विभाजन हो गया था। इन्हीं के समय में सब काम हुआ है। बड़ा ही अशुभ व्यक्ति था ये। हमें जोड़ियां मिलाने के लिए बोला जा रहा है कि चूक का सिद्धांत या हड़प नीति, बंगाल का विभाजन, बंगाल का दोहरा शासन, सामाजिक सुधार, इनकी जोड़ियां मिलाइए। देखिए इनमें सामाजिक सुधार किसने किए हैं? विलियम बेंटिंग ने 1829 में सती प्रथा का अंत किया। डलहौजी ने हड़प नीति लाए हैं 1854। बंगाल विभाजन कर्जन ने किया है 1905। बंगाल में दोहरा शासन लॉर्ड क्लाइव के द्वारा लाया गया। तो ये इसलिए इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, ध्यान से सुनना, पहले का तीसरा, दूसरे का पहला, तीसरे का दूसरा और चौथे का चौथा। 3 1 2 4, 3 1 2 4। मेरे हिसाब से इसका सही आंसर तीसरा यानी 3 1 2 4 होना चाहिए। स्थायी बंदोबस्त किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर है जमींदारों से। और यह शुरुआत किसने की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। किस गवर्नर जनरल ने भारत में स्थायी भू राजस्व व्यवस्था की शुरुआत की थी? अभी जस्ट मैं बोल के गया हूं, कॉर्नवालिस के द्वारा यह काम किया गया था, जबकि क्लाइव ने दोहरा प्रशासन शुरू किया था और हेस्टिंग के द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था। डलहौजी की व्यवगत सिद्धांत के अंतर्गत विलय किया गया प्रथम राज्य कौन सा है? अब व्यवगत सिद्धांत तो आप समझते ही हैं कि किसी अगर शासन के बच्चे नहीं है, मतलब कोई राजा महाराजा, उनका अगर बच्चा नहीं है खुद का और वो वंश आगे चलाना चाहते हैं, तो वो किसी को गोद लेने का कुछ ऐसा प्रोसेस इसमें रखा गया था। ऐसा आप लोगों ने हिस्ट्री में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। कहानी में अपना फंसते हुए मुद्दे पे आए। तो हड़प नीति शुरू हुई, सबसे पहले हड़पा गया था 1848 में सतारा, फिर 49 में संभलपुर और जैतपुर, फिर 1850 में बाघट, 1852 में उदयपुर, 1854 में झांसी और इसी के आसपास लगभग नागपुर। इसी समय केवल खतरनाक काम तो तब हुआ 1856 की बात है। अवध के नवाब थे वाजिद अली साहब, उनको विलय कर दिया गया उनके शासन को, ये कहते हुए कि तुम्हें शासन चलाना नहीं हो रहा। कुशासन के आधार पर ऐसे प्रश्न पूछे कि कुशासन के आधार पर कौन सा राज्य हड़पा गया था, तो अवध का राज्य हड़पा गया था 1856 में। अब ये जब लोगों के राज्य हड़पे जा रहे थे तो अभी लोग शांत तो बैठेंगे नहीं, उनके अंदर आग तो लगी थी, सब परेशान थे, सब एकजुट हो गए और क्रांति हो गई। अब चूंकि सबने अपने मतलब के लिए लड़ाई लड़ी थी, सबके अंदर देशभक्ति अपने मतलब से ही तो आ रही है, तो एकजुटता उतनी आ नहीं पाई। अगर एकजुटता आ जाती तो हम 1857 में ही आजाद हो जाते। सब अपने लिए लड़ रहे थे ना। इतिहास का विषय है, इस पे अच्छे से बहस की जा सकती है। अगर कोई बहस करना चाहे तो तैयार हूं, पर फायदा क्या है उस चीज का, प्री निकालो ना। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं।
क्वेश्चन है कि लंदन में प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र टाइम्स के संवाददाता कौन थे। यानी टाइम्स जो समाचार पत्र था उस समय लंदन से प्रकाशित होता था, तो उसके किस संवाददाता ने ये कथन कहा था कि उत्तरी भारत में गोरे आदमी की गाड़ी को कोई भी मित्रतापूर्ण दृष्टि से नहीं देखता था। तुम्हारे लक्षण नहीं थे, कमजोर थे, इसलिए मजबूरी में बात किया करते थे। आज की अगर कंडीशन में होते तो देखना तो छोड़ो, परियां खोल दी जाती तुम्हारे घुटनों की। तो ऐसी हरकतें करके गए हो तुम भारत के साथ। बावजूद इसके कुछ अच्छे काम भी किए हैं अंग्रेजों ने। और यह कथन था W.H. रसेल का। किसका कथन था यह? W.H. रसेल का। ये MPPSC ने प्रश्न पूछा है, इससे ये समझ लीजिए कि स्टेटमेंट वाइज प्रश्न आ सकते हैं। तो जब भी तुम्हें किसी बड़े व्यक्तित्व के स्टेटमेंट मिले अपने दिमाग में रुका लीजिएगा। 1857 की स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था? अब उस समय टेलीफोन या कोई वायरलेस तो थे नहीं कि कैसे इकट्ठा होना है और एक दूसरे को इकट्ठा भी करना है और ये जानकारी दुश्मनों को भी ना लगे। तो इशारों में बात की गई और कमल और रोटी जिस जिस घर में पहुंचती जाती थी समझ लो मैसेज पहुंच गया। ये अभिव्यक्ति का एक तरीका था। इशारे बहुत प्रकार के होते हैं, बहुत प्रकार के इशारे होते हैं। अगर हमें किसी को बुलाना है तो हम कई प्रकार के इशारे करते हैं। ऐसे ही गरीबी को अगर बुलाना है तो उसके भी इशारे होते हैं। गरीबी को बुलाने का सबसे अच्छा इशारा यह है कि तुम कुछ मत करो, हाथ पे हाथ रखकर खड़े हो जाओ या हाथ पे हाथ रखकर बैठे रहो। आप यकीन मानो ये गरीबी को बुलाने का इतना शानदार इशारा है, गरीबी दौड़ी चली जाएगी तुम्हारे पास बाबू बाबू कहते हुए। और गरीबी इतनी बदतमीज है कि अगर एक बार आ गई तो बड़ी मुश्किल से जाती है। और गरीबी को डर लगता है केवल मेहनत से। तो तुम्हें बस इशारा करना है, तुम मक्कार बन जाओ, मेहनत मत करो, गरीबी भाग कर आ जाएगी। हर चीज का इशारा होता है। तो 1857 की क्रांति का जो इशारा था, जो मैसेज का इशारा था, वो कमल और रोटी था। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में हुआ था। इनकी मृत्यु ग्वालियर में हुई थी। ग्वालियर में एक जगह है फूलबाग, वहीं पर इनकी मूर्ति बनी है और समाधि बनी हुई है। कहानी कुछ इस प्रकार से है कि डलहौजी के समय में एक व्यपगत सिद्धांत आया था जिसमें हड़प नीति जिसे हम कहते हैं, जिसने ऐसे प्रांतों को हड़पने का प्रोसेस था जिसमें उत्तराधिकारी नहीं थे। और सबसे पहले डलहौजी ने हड़पा था 1848 में सतारा को। PSC अगर पूछे कि कुशासन के आधार पर पहला किसे हड़पा गया तो 1856 में अवध को। झांसी को कब हड़पा गया? 1854 में। हड़पने के पीछे का कारण क्या था? रानी लक्ष्मीबाई कोई संतान नहीं थी। उसके कारण है, संतान इसलिए नहीं थी क्योंकि उनके जो पति थे गंगाधर राव, इनकी असमय मृत्यु हो गई। और ये अंतिम मराठा थे, याद रखना। ये कौन थे? अंतिम मराठा थे। इनकी असमय मृत्यु हो गई तो बच्चा नहीं हो पाया। उन्होंने गोद लिया था फिर एक बच्चे को, पर डलहौजी ने स्वीकार नहीं किया, तो शासन उन्होंने हड़प लिया डलहौजी ने। तो इस संदर्भ में सभी के शासन हड़पे जा रहे थे, ऐसे मैंने बताया। तो जब खुद पे आंच आने लगी तो इकट्ठा होना शुरू हुए। तब 1857 की क्रांति हुई और इस क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई ने भाग लिया। झांसी से शुरू हुआ, धीरे धीरे करके ग्वालियर पहुंची, वहां तात्या टोपे मिले, उनसे साथ मिला और अंततः फिर उनकी मृत्यु हुई और हार गई वो। जनरल उस समय था ह्यूरोज। रानी लक्ष्मीबाई कितनी बहादुर थी, ह्यूरोज के कथन से समझिए कि उसने कहा था बड़े दुखी मन से कि यहां विद्रोहियों में सोई हुई ये महिला मात्र एक मर्द थी। इतनी बहादुर थी हमारी रानी लक्ष्मीबाई, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा था किसका? तो आंसर है ह्यूरोज का। बहादुर वो होता है जब दुश्मन भी तुम्हारी तारीफ कर दे। ह्यूरोज जैसा कमीना इंसान अगर रानी लक्ष्मीबाई की तारीफ कर रहा है तो उनकी बहादुरी का स्तर समझिए कितनी लेवल की बहादुर होंगी। और आजकल की हमारी बच्चियां डरती हैं कि हम रात को बाहर नहीं निकलेंगे, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। अरे हम रानी लक्ष्मीबाई को देखकर बड़े हो रहे हैं, उनकी कहानियां सुन के बड़े हो रहे हैं, तो बेटा आपको डरना किस चीज का? और आपके अंदर डर इसलिए भी आ रहा है क्योंकि आप रानी लक्ष्मीबाई को अपना आदर्श नहीं मान रही हैं।
अब आप ऐसे नाचने गाने वाले लड़कियों को आदर्श मान रही हैं जिनका कोई व्यक्तित्व है ही नहीं। तो जिनका कोई व्यक्तित्व नहीं होता है उनसे हम क्या सीखने को मिलेगा। आपको डरने की जरूरत नहीं, आप तो बिंदास होके जीवन जियो। कैसे उठना है, कैसे बैठना है, क्या पहनना है, क्या ओढ़ना है, समाज का काम है कहना। तुम अपना बस जैसे जीना है वैसे जियो। बस माँ बाप का सिर शर्म से ना झुके, बाकी जो करना है करो। आजादी है, किसी से मत दबना आप लोग। निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया? चंद्रशेखर आजाद ने? पॉसिबल नहीं है। राम प्रसिद्ध बिस्मिल ने? पॉसिबल नहीं। 1857 की बात चल रही ना। माखनलाल चतुर्वेदी ने? पॉसिबल नहीं है। सादत खान ने? बिल्कुल सही है। इंदौर से इन्होंने 1857 की क्रांति में भाग लिया था। आजादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया? तात्या टोमे ने लिया था, रानी लक्ष्मीबाई ने लिया था, बहादुर शाह जफर द्वितीय ने लिया था। यह अंतिम मुगल शासक थे, इसके बाद मुगल खत्म। भगत सिंह ने नहीं लिया, अगर होते तो लेते। ऐसे लोग बार बार पैदा नहीं होते। भगत सिंह जैसे लोगों की जरूरत बहुत है इस देश में, बहरों को आवाज सुनाने की, पर तरीका दूसरा होना चाहिए। भगत सिंह ने जब बम फेंका तो उस समय बम फेंकने का उद्देश्य असेंबली में यह था कि अंग्रेज बहरों को समझ में आ जाए। पर अब हम वैसा काम नहीं, बम बंदूक से अगर हम कोई काम करते हैं तो ये भगत सिंह को भी चुभेगा। अब दूसरे हथियार आ गए हैं, अब आ गया ज्ञान का बम। भगत सिंह अगर होते तो कहते कि सभी बच्चों में तर्क करने का बम डाल दिया जाए, तर्क वाले हथियार रखो अपने अंदर। भगत सिंह होते तो ये कहते। कोई भी नेता मिले, तर्क से बात करो, गुलामी से नहीं। मानसिक आजादी की बात करते हमारे भगत सिंह होते। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? ग्वालियर के सिंधियाओं ने की थी। मेरे मुंह से निकल गई, मजबूर हूं कहने के लिए, है ना। बड़ा कलेजा चाहिए, क्योंकि इन लोगों के बारे में कुछ बोल तो जेल हो जाएगी। गद्दार हो देश के, और सम्मान मिल रहा है इनको देश में। बड़ी बात है ना। और सम्मान थोड़ा बहुत नहीं, दम से मिल रहा है। मतलब हमारी ही मिट्टी से गद्दारी करने के बाद हमारी मिट्टी में सीना तान के चल रहे हो, और हम लोग उनका सम्मान भी कर रहे हैं। धिक्कार है। आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा। अब देखना, ध्यान रखना, 1857 की विद्रोह की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई या सुनियोजित लड़ाई। सुनियोजित लड़ाई मानते, उन्हें लगता था कि परफेक्ट था, प्लान था सब चीज, तब ये लड़ाई हुई है, और ये मानते हैं डॉक्टर बीडी सावरकर जी। डॉक्टर नहीं, बीडी सावरकर जी। जबकि मजुमदार साहब ऐसा नहीं मानते। मजुमदार साहब और सेन साहब का ये कहना था कि एक्चुअली ये भ्रूणावस्था में थी, सुनियोजित नहीं थी। अगर सुनियोजित होती तो फेल नहीं होती। तो सावरकर जी का ये कहना है कि सुनियोजित थी। जबकि 19वीं शताब्दी के मध्य भारतीय राष्ट्रवाद भ्रूणावस्था में था। इस तथ्य को मानने वाले इतिहासकार कौन थे? तो सेन साहब और मजुमदार साहब। इनका यह कहना है कि राष्ट्रवाद उतना पनप नहीं पाया था। अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ कब की गई? तो इसका सही आंसर कहां की गई? तो सही आंसर है मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र में। 1813 से 1831 के बीच में ये क्रांतियां हुई। उस समय लॉर्ड हास्टिंग और एम्स्टर्डम नाम के गवर्नर हुआ करते थे। उनके समय में ये ड्रामा हुआ होगा। प्रमुख रूप से भारत के जो पश्चिमी घाट वाला एरिया है वहां पर ये भीलों का प्रमुख स्थान था। फिर बाद में ये मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान की तरफ भी मूव हुए अच्छी खासी मात्रा में क्रांति के दौरान। पर प्रमुख रूप से महाराष्ट्र हुआ है, और ऑप्शन में मध्य प्रदेश जुड़ा हुआ है तो मध्य प्रदेश भी रखना पड़ेगा। इसमें से वह प्रथम नेता कौन था जिसने भारत में मजदूर आंदोलन को संगठित किया? तो इसका सही आंसर है एमजी लोखंडे जी। इन्हें श्रम आंदोलन का जनक माना जाता है भारत में। श्रीमती दुर्गाबाई व्याम किस जनजाति कला से संबंधित हैं? तो आंसर है गोंड कला से संबंधित हैं, और इन्हें पद्मश्री भी मिला हुआ है 2022 में। चार्ल्स वुड का आदेश पत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? तो इसका सही आंसर है शिक्षा से संबंधित था, है ना। और डलहौजी के समय आया था ये।
शिक्षा में सुधार के लिए शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य से कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया? सही आंसर है केसरी। किस भाषा में था? मराठा भाषा में, मराठी भाषा में। इन्होंने एक और प्रकाशित किया था मराठा, वो किस भाषा में था? इंग्लिश में था। कंफ्यूज हो जाओगे यहाँ पे, याद रखना। मराठा भी इन्हीं का था, केसरी भी इन्हीं का था। केसरी मराठी भाषा में था, मराठा इंग्लिश भाषा में था। सही जोड़े बनाइए। बिपिन चंद्र पॉल, न्यू इंडिया। अरविंद घोष, वंदे मातरम। मोहम्मद अली, कॉमरेड। उपाध्याय, संध्या। तो क्या बनेगा? 1 3 4 2, 1 3 4 2, ये वाला इसका सही आंसर हो जाएगा 1 3 4 2। ब्रह्म समाज की स्थापना कितने की? अब इसके कुछ पेज हैं, उन पेजों को समझ लीजिए। तो वो पेज ऐसे हैं कि 3-4 नाम तुम्हें कंफ्यूज करेंगे। पहला, राजा राम मोहन राय, देवेंद्र नाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन, आनंद मोहन घोष, शिवनाथ शास्त्री। इन सभी का संबंध ब्रह्म समाज की स्थापना से है। तो कन्फ्यूजन कहाँ होगा? सुनना। राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की, जिसमें हिंदू कुप्रथाओं में खत्म करना और हिंदू धर्म में सुधार करने के उद्देश्य से किया गया। लोग जुड़ते चले गए इस आंदोलन में, इस सुधार में। तो सबसे पहले जुड़े थे 1848 और 46 के आसपास देवेंद्र नाथ टैगोर, और फिर कुछ समय के बाद केशव चंद्र सेन आकर इसमें जुड़े। केशव चंद्र बहुत बौद्धिक व्यक्ति थे, तर्क वाली बातें करना आता था, मतलब लुभावनी बातें कर सकते थे कि लोग जुड़ जाएं। और शायद यही बात देवेंद्र नाथ टैगोर को पच नहीं रही थी। तो देवेंद्र नाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन में थोड़ी बहुत टकरात होती रहती थी। और जो राजा राम मोहन राय हैं, 1828 में जब इन्होंने स्थापना की, तो फिर इनको 1830 के आसपास जो अकबर द्वितीय है, उन्होंने अपनी बीमारी की पेंशन बढ़ाने के लिए ब्रिटेन भेजा इनको, पर लौट के नहीं आए। 1833 में इनकी वहीं मृत्यु हो जाती है, राजा राम मोहन राय की, और इंग्लैंड के ब्रिस्टल में इनकी समाधि बनी हुई है। अब इनकी मृत्यु के बाद उत्तराधिकारियों का युद्ध तो होना ही था, तो खुल के तो कभी सामने नहीं आया, लेकिन आंतरिक विचार तो थे जो बाद में फूटे। तो इसका रिजल्ट आया कि केशव चंद्र सेन को देवेंद्र नाथ टैगोर ने उपाधि से हटा दिया। तो केशव चंद्र सेन ने जिस नए ब्रह्म समाज की स्थापना की, उसका इन्होंने नाम रखा भारतीय ब्रह्म समाज। तो ब्रह्म समाज अलग है, भारतीय ब्रह्म समाज अलग है। इन्होंने इसे नवीन ब्रह्म समाज भी कहा। तो हमसे पूछा जाएगा कि नवीन ब्रह्म समाज या भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? तो केशव चंद्र सेन है। फिर देवेंद्र नाथ टैगोर भी नहीं माने, उन्होंने एक आदि ब्रह्म समाज नाम से संस्था बनाई। तो अब 3 ब्रह्म समाज हो गए, केवल ब्रह्म समाज, आदि ब्रह्म समाज और भारतीय ब्रह्म समाज, और इसका एक और नाम है नवीन ब्रह्म समाज। फिर जब जो इनसे जुड़े हुए थे, केशव चंद्र सेन से जो भी लोग जुड़े हुए थे इनकी विचारधाराओं से, एक समय ऐसा आया कि केशव चंद्र सेन ने अपनी 13 वर्षीय पुत्री की शादी किसी एक राजा से कर दी, जिससे उनसे जुड़े हुए लोग काफी दुखी हो गए। उनमें 2 लोग बहुत ज्यादा दुखी हुए, आनंद मोहन घोष और शिवनाथ शास्त्री जी। तो इन लोगों ने भारतीय ब्रह्म समाज या नवीन ब्रह्म समाज से पल्ला झाड़ते हुए अपना एक नया ब्रह्म समाज खोला, जिसे कहते हैं साधारण ब्रह्म समाज, 1878 के आसपास। तो 4 हो गए ब्रह्म समाज, केवल ब्रह्म समाज, आदि ब्रह्म समाज, भारतीय ब्रह्म समाज, साधारण ब्रह्म समाज। अब कई किताबों में लिखा हुआ है और कई ऐसे इतिहासकार हैं जिन्होंने आदि ब्रह्म समाज का संस्थापक केशव चंद्र सेन को माना है, जो कि गलत है। अब इतिहास गलत अगर तुमने लिख दिया है तो वो सही तो हो नहीं जाएगा, और वो इतिहास काफी लोगों ने पढ़ा, एग्जाम में पूछा गया, तो बच्चों में कंफ्यूजन होना स्वाभाविक है। चलिए,
क्या हुआ भाई? तो प्रश्न क्या था हमारा? प्रश्न ये था कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? केशव चंद्र ने की कि राजा राम मोहन राय ने की? तो आंसर है राजा राम मोहन राय ने की थी इसकी स्थापना। अगला प्रश्न है कि ब्रह्म समाज की स्थापना, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? वही आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज के संस्थापक। अगला क्वेश्चन, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी अकबर द्वितीय ने। और अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को 1830 में इंग्लैंड भेजा था कि जाओ भाई विलियम जो चतुर्थ हैं उनसे बात करो जाके और मेरी पेंशन बढ़ाने की बात करना। और पेंशन क्यों चाहिए राजा साहब को, इनको, अकबर जी को द्वितीय को? क्योंकि ये बीमार हैं, तो बीमारी के लिए पेंशन बढ़ाने के लिए राजा राम मोहन राय को दूत बनाकर भेजा गया था 1830 में, पर वो लौट कर नहीं आए और 1833 में उनकी मृत्यु होती है। इंग्लैंड में ही ब्रिस्टल में उनकी समाधि बनी हुई है। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? अब ऑप्शन में देखो केशव चंद्र सेन भी हैं और देवेंद्र नाथ टैगोर भी हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा देवेंद्र नाथ टैगोर। जबकि केशव चंद्र सेन ने जिस ब्रह्म समाज की स्थापना की थी उसका नाम है नवीन ब्रह्म समाज, या फिर इसे कहते हैं भारतीय ब्रह्म समाज। राजा राम मोहन राय ने जिसकी स्थापना की थी वो है ब्रह्म समाज, है ना। इसमें मूर्ति और पाखंड इत्यादि की बिल्कुल अवहेलना की गई थी, लेकिन फिर भी धर्म को आगे बढ़ाना है, धर्म की कुरीतियों को खत्म करने के लिए शुरू किया गया था। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में अपना भाषण कब दिया? तो उन्होंने भाषण दिया था 1893 में, जगह का नाम था शिकागो। अब आप मुझे कमेंट करके बताओ शिकागो किस झील के किनारे स्थित है? तो अगर मैं प्रश्न घुमा के पूछूं कि स्वामी विवेकानंद ने किस झील के किनारे अमेरिका में अपना भाषण दिया था, एक पॉइंट और ध्यान रखना कि स्वामी विवेकानंद को स्वामी की जो उपाधि है वो खेतड़ी के राजा मंगल सिंह ने दी थी। राजस्थान में खेतड़ी है और यह तांबे भंडारण के लिए भी जानी जाती है खेतड़ी का क्षेत्र। तो इसका सही आंसर 1893, ऑप्शन में कहीं 93 है नहीं, इसलिए पीएससी ने क्वेश्चन डिलीट कर दिया था, बोनस दिया सबको, जबकि यहां आंसर होना चाहिए था 1893। वर्ष 1893 में शिकागो में आयोजित अंतरराष्ट्रीय धर्मों की संसद से किसका नाम जुड़ा हुआ है? तो आंसर है स्वामी विवेकानंद का। किसका आंसर है? स्वामी विवेकानंद का। परमहंस के बहुत बड़े शिष्य थे, जबकि स्वामी विवेकानंद की शिष्य थी सिस्टर निवेदिता। क्लियर है? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी स्वामी विवेकानंद के द्वारा। पश्चिम बंगाल में बेलूर मठ बनाया गया था। ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से सड़ चुका है, हर जगह से भ्रष्ट है, अत्याचारी व हीन है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया? तो यह कथन दिया गया था सिस्टर निवेदिता के द्वारा, जो स्वामी विवेकानंद की शिष्या थी। वेदों की ओर चलो किसने कहा था? तो दयानंद सरस्वती ने कहा था। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन थे? तो सही आंसर है स्वामी दयानंद सरस्वती पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश के लेखक थे। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? तो आंसर है गोपाल हरि देशमुख जी को। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष आया था? आंसर है 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाया गया। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला, 1829 में विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा को कानून द्वारा अपराध घोषित कर दिया। बिल्कुल सही है। वो जो कानून बनाया गया था वो कानून था बंगाल सती विनियमन 1829। बाद में इसकी 17 धारा के द्वारा मुंबई और मद्रास में भी यह कानून लगाया गया। पहले स्टार्टिंग में बंगाल में ही था, तो इसका मतलब ये कथन सही है। 1856 में सरकार ने कानून बनाया कि जिसके अनुसार हिंदू विधवाएं पुनर्विवाह कर सकती हैं। बिल्कुल सही बात है। 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई। बिल्कुल सही बात है। राजा राम मोहन राय सती प्रथा के समर्थक थे। बिल्कुल नहीं, सती प्रथा के विरोधी थे। विलियम बेंटिंग के साथ मिलकर इन्होंने सती प्रथा का विरोध किया था। सुमेलित करना है हमको। प्रार्थना समाज
गोविंद रनाडे, रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद, सत्य शोधक समाज ज्योतिबा बाई फूले, समाज के लिए बहुत कुछ किया है इन्होंने, एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ सर सैयद अहमद खां। तो इस हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा 2143, 2143 ये रहा सी। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? डॉक्टर एनी बेसेंट थियोसॉफिस्ट थी, सही है, इसी नाम से उन्होंने सोसाइटी की स्थापना भी की। थियोसॉफिस्ट सोसाइटी का अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय मद्रास में है, यह भी सही है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी, सही बात है। सत्यार्थ प्रकाश किताब लिखी थी, वेदों की और लोटो इन्होंने कहा था। महात्मा गांधी का जन्म गांधीनगर में हुआ था, पोरबंदर गुजरात में हुआ था, गांधीनगर में नहीं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर है WC बनर्जी। और स्थापक कौन थे? एओ ह्यूम। कब हुआ था? 1885 में। उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? डफरिन। लॉर्ड डफरिन के वायसराय थे। लॉर्ड डफरिन के वायसराय काल की एक महत्वपूर्ण घटना थी, वो थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में एओ ह्यूम के द्वारा की गई थी। बताओ एओ ह्यूम कहां से संबंधित है, किस देश से संबंधित है? निम्न में से कौन भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं? सुचेता कृपलानी, अरुणा आसफ अली, एनी बेसेंट और विजय लक्ष्मी पंडित। तो सही आंसर इसका है एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष नहीं रही हैं क्या? निम्नलिखित में से कौन भारतीय कांग्रेस की अध्यक्ष रही हैं? ऑप्शन में सुचेता कृपलानी, अरुणा आसफ अली, एनी बेसेंट, विजय लक्ष्मी पंडित। तो इसका सही आंसर है एनी बेसेंट जी रही हैं। वर्ष 1938 के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? जवाहरलाल नेहरू को? अब्दुल कलाम आजाद को? नहीं। वल्लभ भाई पटेल को? नहीं। चंद्रशेखर सुभाष चंद्र बोस को। गुजरात के हरिपुरा में 1938 में यह अधिवेशन हुआ था जिसमें इनको अध्यक्ष चुना गया। जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा की किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी या पांचवी? तो इसका सही आंसर है तीसरी बैठक में। इनमें से कौन सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाला व्यक्ति था? जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आजाद, आनंद मोहन बोस और भूपेंद्र नाथ बोस। सही आंसर है अबुल कलाम आजाद सबसे कम उम्र में अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति बने। कांग्रेस सम्मेलनों को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला किसने कहा था? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले या बिपिन चंद्र पाल? सही आंसर है लाला लाजपत राय। निम्नलिखित में से किसने क्रांतिकारियों के संगठन अभिनव भारत को संगठित किया था? अभिनव भारत 1904 में संगठित हुआ था। BD सावरकर के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। हेडगेवार ने किस वर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS की स्थापना की थी? 1925 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसी समय हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA की स्थापना की थी। किस किसने ने? तो स्थापना कई लोगों ने की थी, जिसमें प्रमुख रूप से जो काकोरी कांड में आने वाले हैं वो इसी संगठन का नाम आएगा, जिसमें असफुल्ला खां थे, राजेंद्र लाहिड़ी साहब थे, रोशन लाल थे, है ना, चंद्रशेखर आजाद थे और राम प्रसाद बिस्मिल जी थे। निम्नलिखित में से किसको अंग्रेजी सरकार ने काकोरी षड्यंत्र के मामले में फांसी पर चढ़ाया था? भगत सिंह शामिल ही नहीं थे इस षड्यंत्र में। चंद्रशेखर आजाद शामिल थे पर फरार हो गए। बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह तो लाहौर षड्यंत्र से संबंधित थे। राम प्रसाद बिस्मिल, ध्यान रखना है कितने लोगों को फांसी हुई थी? राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी, इन्हें फांसी हुई थी, और रोशन लाल, 4 लोगों को फांसी हुई थी। जबकि चंद्रशेखर आजाद फरार हो गए थे, वो आए ही नहीं, अंतिम समय में किसी के हाथ नहीं आए। और 1931 में इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में उन्होंने खुद ही को अपने आप को गोली मार ली थी। आजाद थे, आजाद हैं, आजाद ही रहेंगे। लाहौर षड्यंत्र कांड में निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी नहीं हुई थी? तो सुखदेव को हुई थी, सरदार भगत सिंह को हुई थी, राजगुरु को हुई थी, बटुकेश्वर दत्त को नहीं हुई थी। शिकायत थी इनको कि तुम लोगों ने धोखा दिया है, तुम लोग अकेले फांसी ले रहे हो, मुझे फांसी नहीं हुई। पर उन्होंने निवेदन किया था कि मेरी मृत्यु के बाद मेरी समाधि इन्हीं लोगों के बगल में बनाई जाए। स्वीकार किया गया था ना, काला पानी की सजा हुई थी। चटगांव आर्मरी रेड से इनमें से कौन संबंधित था? तो आंसर है सूर्यसेन। कौन था? क्रांतिकारी दा के नाम से जाने जाते थे, सूर्यसेन। इन्होंने इंडियन रिपब्लिक आर्मी IRA की स्थापना की थी।
निम्न कथनों पर विचार कीजिए और नीति दिए गए कूट में सही उत्तर चुनिए। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। दूसरा, भगत सिंह हिंदुस्तान रिपब्लिक सोशलिस्ट एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे। ए और दो दोनों सही हैं। निम्नलिखित में से किसने गदर पार्टी का गठन किया था? तो सही आंसर है लाला हरदयाल लाल ने। अगला क्वेश्चन है 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई, कहाँ हुई थी? तो आंसर है बांग्लादेश के ढाका में इसकी स्थापना की गई थी। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी, जब मार्ले मिंटो सेकंड उस समय थे। ब्रिटिश काल में दिल्ली के पहले भारत की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? तो आंसर है कलकत्ता, बाद में फिर दिल्ली के लिए स्थानांतरित किया गया। आपको शायद मालूम हो, पहले अपने सागर को भी राजधानी बनाने का प्रस्ताव रखा गया था। कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कौन सा मुख्य दूरगामी परिणाम वाला निर्णय लिया गया? ऑप्शन ए, मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग स्वीकार की गई। कांग्रेस और मुस्लिम लीग का अस्थायी विलय हो गया। कांग्रेस का अध्यक्ष एक मुस्लिम व्यक्ति चुना गया। इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग को स्वीकार किया गया। फिनिक्स फॉर्म कहाँ है? इसका सही आंसर है डरबन, दक्षिण अफ्रीका में, जो महात्मा गांधी का आश्रम है। गांधी जी के परिवार नियोजन हेतु क्या तरीका बताया था? आत्मनियंत्रण, नसबंदी, निरोध या लूप? तो सही आंसर है आत्मनियंत्रण। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? 20 वर्ष, 21 वर्ष, 16 वर्ष या 15 वर्ष? तो आंसर है 21 वर्ष दक्षिण अफ्रीका में रहे थे। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे? 1915, 17, 16 या 18? सही है, 1915 में भारत लौटे थे। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है? लॉर्ड माउंटबेटन ने, राजेंद्र प्रसाद ने, डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने या जवाहरलाल नेहरू ने? आंसर है जवाहरलाल नेहरू ने यह कथन बोला था। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ कराया? जयप्रकाश नारायण, जेबी कृपलानी, विनोबा भावे या फिर श्री गुरुजी? आंसर है विनोबा भावे ने। जनरल डायर का नाम किस घटना से जुड़ा हुआ है? ब्लैक होल कलकत्ता से, या रानी दुर्गावती की लड़ाई से, 1857 की क्रांति से, या जलियांवाला बाग हत्याकांड से? तो आंसर है जलियांवाला बाग, अमृतसर में है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया था? 1917 में, 18 में, 20 में या 28 में? तो सही आंसर है 1920 में। खिलाफत के प्रश्न पर असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1918 में, 1920 में, 1922 में या 1924 में? तो सही आंसर है 1920 में। फरवरी 2021 में प्रधानमंत्री जी द्वारा किस शताब्दी समारोह की शुरुआत की गई? जलियांबाग शताब्दी समारोह, असहयोग आंदोलन शताब्दी समारोह, चोरा चोरी शताब्दी समारोह, चंपारण शताब्दी समारोह? तो सही आंसर है इसका चोरा चोरी शताब्दी समारोह। असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ हुआ था, बताइए यह कब समाप्त हुआ? 1920, 21, 22 या 24? सही आंसर है 1922, चोरा चोरी कांड की वजह से। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस आश्रम से प्रारंभ की थी? साबरमती, पवनार, सेवाग्राम या रामनंदिया? सही आंसर है साबरमती। स्वराज पार्टी को संस्थापित किया था किसने? बाल गंगाधर तिलक और महात्मा गांधी ने, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय ने, सीआर दास और सीआर माने चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने, सरदार पटेल और राजेंद्र प्रसाद ने? सही आंसर है सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस ने कब पहली बार भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया था? 1929 में, 1915 में, 1942 में या 1935 में? सही आंसर है 1929 में। इनमें से किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया? महादेव देसाई, प्यारेलाल नैयर, मदन मोहन मालवीय या जवाहरलाल नेहरू? सही आंसर है जवाहरलाल नेहरू। निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? वल्लभ भाई पटेल, मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर या उपयुक्त में से कोई नहीं? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। वह त्रिपुरी कहां पर है? कलकत्ता में, पुणे में, जबलपुर में या अहमदाबाद में? सही आंसर है मध्य प्रदेश के जबलपुर में। जम्मू एवं कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बना 26 अक्टूबर 1948, 26 अक्टूबर 1947, 26 नवंबर 1948? इनमें से कोई नहीं, 26 अक्टूबर 1947 को। द्वितीय महायुद्ध कब समाप्त हुआ? 1947, 1918, 1946 या 1945? द्वितीय महायुद्ध माने द्वितीय विश्व युद्ध, तो 1945 में समाप्त हुआ। 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहां पारित किया गया? बंबई, वर्धा, लखनऊ या त्रिपुरा? तो आंसर इसका वर्धा। वर्ष 1942 क्यों महत्वपूर्ण है?
नमक सत्याग्रह के लिए, असहयोग आंदोलन के लिए, भारत छोड़ो आंदोलन के लिए, भारत की स्वतंत्रता के लिए। भारत छोड़ो आंदोलन के लिए। अब 8 अगस्त बोलते हैं शिवराज सिंह चौहान, 9 अगस्त बोलते हैं नरेंद्र मोदी जी। सही क्या है राम जाने। भारत छोड़ो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, यूसुफ मेहर अली ने या अरुणा आसफ अली ने? बहुत आसान है, यूसुफ मेहर अली ने। आजाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है? टोक्यो, रंगून, बर्लिन या दिल्ली? सही आंसर है रंगून। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? तो सही आंसर है सुभाष चंद्र बोस ने। निम्नलिखित में से हिंद फौज के किस अधिकारी ने लाल किले पर चलाए गए मुकदमे का सामना नहीं किया? गुरुबख्श, प्रेम सहगल, मोहन सिंह, शाहनवाज? तो सही आंसर है मोहन सिंह ने सामना नहीं किया। निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध INA मुकदमे के वकील थे? तो इसका सही आंसर है आसफ अली और भूलाभाई देसाई दोनों। निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश युग के केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली और स्वतंत्र भारत की संसद में अध्यक्ष पद का संभाला? अब्दुल रहीम, मावलंकर, अनंत श्याम अय्यर, विठल भाई पटेल? सही है GV मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। भारत के विभाजन से संबंधित माउंटबेटन योजना सरकारी तौर पर घोषणा कब हुई थी? 4 जून 1947, 10 जून 1947, 3 जुलाई 1947 या 3 जून 1947? तो इसका सही आंसर है 3 जून 1947। 14/15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को अंतरिम संसद के रूप में किसने सत्ता ग्रहण की? तो सही आंसर है इसका संविधान सभा ने। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही आंसर है C राजगोपालाचारी। आशा करता हूं कि आपने ये चीज़ों को समझा होगा, जहां जरूरत थी वहां थोड़ा सा स्पीड बढ़ा दिया है, रिवीजन हो गया है। अब हम मिलते हैं अगले नए प्रीवियस क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।